गुड इवनिंग बच्चों। आज एक क्लास का सेकंड वीडियो है जो क्लास 6 का साइंस से जिज्ञासा है और अध्याय जो है यानी चैप्टर 8 है जल। जल की विविध अवस्थाओं की मात्रा। तो तुम लोग जल की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ये मुख्य रूप से याद करें, जल की 3 अवस्था होती है, ठोस में, द्रव में और गैस में। तो यह इस प्रकार हम पढ़ते हैं ठोस, द्रव, गैस के जल को विभिन्न अवस्था कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अस्मरणीय तत्व है और यह पृष्ठ संख्या 154 से देखो मुख्य रूप से 154 से लेकर 155 तक दिया हुआ है। कितना है? 154 से लेकर 155 तक। तो आइए हम इससे कुछ विचार करें। पहले अस्मरणीय तत्व पढ़ते हैं और अस्मरणीय तत्व के बाद ध्यान से इसको ध्यान देते हैं कि क्या पूछ रहा है। देखो ध्यान से। सबसे पहले कोशिश करो, थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा जूम कर कर करो, आगे पीछे कर कर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो और हम जो बोल रहे हैं उसको भी लिखने की भी प्रयास करो, क्योंकि पढ़ रहा है तो रोक रोक कर, स्टॉप कर कर, जूम कर कर आगे पीछे कर लो। ठीक है, तो धन्यवाद। देखो बच्चों, तो देखते हैं अस्मरणीय तत्व। ध्यान से सुनो। यानी जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने पर प्रक्रम वाष्पीकरण वाष्पन कहलाता है। जल के द्रव अवस्था में परिवर्तन होने का क्रम यानी संघनन कहलाता है। यानी जल विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ताप एवं शीतलन करने पर जल अपनी अवस्था बदल देता है और परिस्थिति जो वाष्पीकरण को तीव्र या धीमा बनाती है वे हैं संपर्क और का क्षेत्र, नमी, हवा की गति इत्यादि। वाष्पीकरण से शीतलन का प्रभाव उत्पन्न होता है और वायु में देखो वायु में यानी विद्यमान जल यानी वाष्प संघटित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं जो बादल जैसे दिखाई देती है। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में भी गिरती है, जो हमें ओस के रूप में प्राप्त होता है सतह पर। और पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। और हम वाष्पीकरण और संघनन की अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए अवलोकन, प्रश्न करने और संभावित कारण, प्रयोग इत्यादि की प्रक्रिया का उपयोग किया जाए। तो देखते हैं इसके फर्स्ट प्रश्न में। देखो ध्यान से क्या दे रहा है, ध्यान दो। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघनन सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखो सबसे अच्छा संघनन कौन है? जल का वाष्प के उष्ण के रूप में परिवर्तन, जल का द्रव से यानी गैसीय अवस्था में बदलने में का प्रक्रम, छोटी जल की बूंदों को बादलों में बनना और जल वाष्प को उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन। तो सबसे यही क्वेश्चन है कि यानी कि सबसे इसका आंसर होगा यानी घ वाला। क्या होगा? घ वाला होगा, जल को वाष्प को उसकी द्रव की अवस्था में परिवर्तन। नेक्स्ट दूसरे में नीचे दी गई प्रक्रियाओं में यानी कि किस प्रक्रिया से वाष्पीकरण बहुत अधिक है, जैसे रंग भरना, क्रियाओं से, पानी से और एयरक्लिस से और पेंसिल से। तो देखो सबसे पहले यानी देखो यानी पानी के ही रंगों से क्या करते हैं इसमें जो है, यानी कि देखा है कि पानी के रंग से। किसका होगा? इसमें पानी के रंगों से ही यानी कि आंसर सही होगा। नेक्स्ट ख वाला है कि कागज पर लिखना, पेंसिल से, स्याही बॉल से, बॉल पॉइंट से। तो देखो पेन से हम कागज पर क्या चीज़ से लिखते हैं? स्याही वाले पेन से। क्या चीज़ से लिखते हैं? स्याही वाले पेन से, यानी दूसरा स्याही वाले पेन से ही हम लिखते हैं। समझ में? तीसरा प्रश्न है, आजकल हमें कई जगह हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। प्राकृतिक आसपास का स्थान प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। क्या आपको पता लगा कि ऐसा क्यों? सबसे पहले कि देखो तुम किसी के दुकान में जाओ, कहीं पे जाओ तो तुमको प्लास्टिक के घास के रूप में जो है कहीं कहीं वो रखा रहता है शीशा में, चाहे कहीं मैट उट बिछाया जाता है प्लास्टिक के घास के रूप में। समझ में? यही तुमको देखने को मौका मिलता है किसी दुकान में। चलो देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है, ध्यान से सुनो। तो अप्राकृतिक घास वाष्पोत्सर्जन तथा वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से यानी शीतलन प्रभाव पैदा करती है। यानी वाष्पीकरण द्वारा घास के यानी ब्लेड से पानी निकलता है और फिर वह यह पानी आसपास से गर्मी को यानी अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। जैसे ही गर्मी अवशोषित होती है यानी आसपास का तापमान कम हो जाता है, जिससे शीतलन प्रभाव पैदा करता है। दूसरी ओर प्लास्टिक की घास इन गुणों को प्रदर्शित नहीं करती, जिससे आसपास का क्षेत्र अधिक गर्म महसूस होता है। यानी बहुत अच्छा कि ये वह जो ठंडक महसूस करते हैं। चलो नेक्स्ट है, देखो ध्यान से। यानी चौथा प्रश्न है कि जल, देखो ध्यान से, जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पित हो सकते हैं। तो देखो जल के देखो अब देखो क्या कह रहा है कि जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थ जो वाष्पित हो सकते हैं। तो कौन कौन पदार्थ जल के अतिरिक्त है जो वाष्पित यानी हवा में उड़ सकते हैं?
देखो ध्यान से, सबसे पहले एथेनॉल कौन है, शराब जो बनता है, एथेनॉल शराब हवा में उड़ सकता है, पेट्रोल भी उड़ सकता है, पेट्रोल भरते समय लोग अच्छी तरह। नेक्स्ट है एसीटोन यानी नेल पॉलिश, यानी नेल पॉलिश रिमूवर भी उड़ सकता है, और परफ्यूम यानी सुगंध जो सेंट होता है, इत्र होता है, वो भी हवा में उड़ सकता है। तरल गैस यानी कि एलपीजी गैस भी हवा में खुलते छोड़ देगा तो उड़ जाता है। ये तो मुख्य रूप से हवा में उड़ने वाले गैस है। चलो नेक्स्ट है, यानी पांचवा प्रश्न है, थोड़ा बहुत लंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। और देखो, यानी कि पंखे हवा के इधर उधर घुमाते हैं और जिससे ठंडक महसूस होती है, तथा गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र लग सकता है, क्योंकि पंखों की हवा वस्तुओं को यानी ठंडा करती है तथा गर्म नहीं। सामान्यतः जब देखो, जब फल यानी कि जल वाष्पित होता है तो उसे उसका ही की आवश्यकता होती है ठंड वायु की आसपास के, यानी कि विभिन्न क्या सोचना है, देखो कि मैंने विषय में क्या सोचना है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या सोचना है। देखो ध्यान से, यानी कि जल जब पंखा चलता है तो हवा के प्रवाह से हो मने को बढ़ाता है, और जिससे गीले कपड़ों से जल तेजी से वाष्पित हो जाते हैं, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया की ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो कपड़ों से गीली हो जाती है, और पंखे की हवा इस प्रक्रिया को गति देती है, और इसीलिए पंखे की हवा में कपड़े तेजी से सूख जाते हैं। और भले ही यह ठंडक का अनुभव कराता है, लेकिन ठंडी हवा से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, क्योंकि हवा अधिक नमी को ग्रहण कर सकती है, जिससे सूखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। मान ली कि दूसरी जगह की वो नमी को हटाता है, नमी को क्या करता है, यानी अलग करता है, जिससे नमी को सोख लेता है, यानी गर्म पैदा करता है, जिससे ठंडक हमें महसूस होता है और कपड़ा भी वह सूख जाता है। चलो देखते हैं, यानी कि आगे है छठा प्रश्न, देखो ध्यान से, यानी कि प्राय जब नालियों से कीचड़ निकाला जाता है तो नाला के बगल में उसका ढेर बनाकर 3 से यानी 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उसे उद्यान या खेत में ले जाया जाता है, तो जहाँ उसका उपयोग खाद के रूप में यानी कर सकते हैं। और फिर विधि देखो, यह विधि कीचड़ से के दूसरे स्थान पर ले जाने लागत कम करती है, और इसके साथ देखो इसके साथ वो काम करने वाले व्यक्तियों को यानी सुरक्षा बढ़ती है। इस पर विचार करें तथा बताएं कि ऐसा क्यों। अब देखते हैं कि कैसे कैसे कर रहा है। तो नाला के जगह अभी जो नाला को सफाई होता है तो उसके जो है ढेर को निकाल कर यानी कि 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है और इसके बता रहे, ध्यान दो। यानी जब नालियों से कीचड़ निकाला जाता है तो उसे 3 से 4 दिनों तक के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है। उसे कीचड़ में मौजूद पानी वाष्पित हो जाता है, पानी को क्या हो जाता है, सूख जाता है, और वाष्पित के कारण कीचड़ का वजन और आयतन दोनों कम हो जाता है। ऐसे कीचड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के क्रम यानी प्रयास कम लागत लगती है, क्योंकि सूखा कीचड़ हल्का हो जाता है और कम स्थान घेरता है। इसके अलावा कीचड़ के सूखने के लिए उसे हानिकारक यानी सूक्ष्म जीवों भी कम हो जाता है, जिससे काम करने वाले व्यक्तियों को यानी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए यह विधि न केवल तथा आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद है, बल्कि काम करने वालों की सुरक्षा के लिए भी यानी बढ़ाती है, जो आदमी सुरक्षा रखता है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है कि प्राय 1 दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों को अवलोकन करते उन गतिविधियों की यानी देखो प्रस्थान करके जिसके यानी कि देखो स्थिकर वाष्पीकरण सम्मिलित हो तथा वाष्पीकरण के प्रत्यय को समझाने से अपनी दैनिक गतिविधियों में कैसे सहायता मिलती है। देखो वाष्पीकरण क्या है और उसे दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं। देखो कपड़े सुखाना, फर्श पोंछना और पसीना बहाना और खाना बनाना कुछ ऐसी गतिविधियाँ जिसमें वाष्पीकरण शामिल है। या देखो जानना कि सूर्य के प्रकाश में तथा हवा की गति बढ़ने पर पानी तेजी से यानी वाष्पित होता है और उच्च आर्द्रता के साथ वाष्पीकरण की दर में कम हो जाती है, जो हमें दैनिक गतिविधियों को मदद करती है। समझ में, जिससे हमें कपड़ा जो भी है सूख जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति में जल ठोस अवस्था में किस प्रकार की विद्यमान है, बर्फ के रूप में, किसके रूप में, बर्फ के रूप में। देखो यानी प्रकृति में जल ठोस अवस्था में ग्लेशियरों, बर्फ से ढके पहाड़ों, हिम पाले, समुद्र बर्फ और ओले के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी जल हमारे अधिकार से यानी पहले हमारी जिम्मेदारी है, इस कथनों पर विचार करें, अपने भी यानी विचार साझा करें। देखो जल क्या है, देखो ध्यान से, देखो जल पानी हमारा अधिकार होने से पहले हमारी जिम्मेदारी है कि कथन इस बात पर जोर देता है कि पानी तक पहुंचने तथा बुनियादी मानव अधिकार है, क्योंकि यह पानी तथा अन्य दैनिक गतिविधियों को लिए आवश्यक है। हालांकि जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ पानी की मांग बढ़ रही है, इसलिए पानी का बुद्धिमानी तथा उपयोग करना और इसे तथा बर्बाद करने से यानी बचाना महत्वपूर्ण है। जल निकायों को प्रदूषण से मुक्त रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। चलो लास्ट प्रश्न है यानी धूप में खड़े दोपहिया वाहनों की सीट गर्म हो जाती है, आप इसे ठंडा कैसे करेंगे। देखो यानी धूप में रहना यानी कि कैसे कैसे तुम लोग ठंडा में ले जाकर गाड़ी खड़ा कर दो, चाहे उससे जो है ढक दो, तरह तरह के उपयोग कर सकता है। देखो ध्यान से इसमें क्या दे रहा है, पानी का देखो
धूप में खड़े सिपाहियों को गर्म सीट को ठंडा करने के लिए निम्नलिखित उपाय करते हैं। 1 नंबर, पानी का छिड़काव करें। सीट पर ठंडे पानी का हल्का से छिड़काव करके उसे ठंडा किया जा सकता है। पानी के वाष्पीकरण के कारण सीट जल्दी ठंडा हो जाती है। दूसरा, गीले कपड़े, देखो गीले कपड़े का उपयोग, यह एक गीले कपड़े को सीट पर कुछ मिनटों के लिए रख दे, जिससे सीट की गर्मी कम हो जाती है। छांव में खड़ा कर दे, यानी वाहन को छांव में ले जाकर सीट को ठंडा किया जा सकता है। इससे सूर्य की किरणों का प्रभाव कम हो जाता है। और देखो, छोटे पंखे का उपयोग, यानी अगर उपलब्ध हो तो सीट को ठंडा करने के लिए एक छोटे से पंखे का उपयोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि सीट को यानी ढक कर रखना। धूप में खड़ी रखने के पहले सीट को एक कपड़े या कवर से ढक दे, जिससे धूप में सीट को न पड़े और तथा वह गर्म ना हो। इस तरीके से हम धूप में गर्म हुई सीट को हल्की से ठंडा कर सकते हैं। वाहन का उपयोग दैनिक जीवन के माने आसानी से यानी उपयोग कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू।